बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को लेके चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। नंबर 1 आइसोथर्मल, नंबर 2 एडियाबैटिक, नंबर 3 आइसोबैरिक और नंबर 4 आइसोकोरिक प्रोसेस। बेसिकली इस वीडियो में इन 4 प्रोसेस का हम कंपैरिजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हर हाल में पूछे जाएंगे। अब इसको कहाँ से तैयार करें? डियर स्टूडेंट्स, बुक इधर उधर से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा टेबल तैयार कर लें तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखिए, इस एक छोटे से टेबल में हमने इन 4 प्रोसेस का बेसिकली कंपैरिजन करना है, और हर प्रोसेस के अंदर ना आप सिर्फ ये 7 बातें याद रख लें तो आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो बस आप ये आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, गौर से सुने, समझे और चीज़ें साथ साथ नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस से। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं। आइसोथर्मल, आइसो का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहाँ पे आइसो का मतलब है सेम। आइसो मीन्स सेम। थर्मल, थर्मल का क्या मतलब है? टेम्परेचर। तो देखें, अब आपको डेफिनेशन ही पता चल गई कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि अगर आपसे 2 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको पता हो। तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच temperature of a system is a constant, dear students, is constant। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये 7 बातें आप याद रखेंगे, इनको 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। डायग्राम पे देखिएगा, सपोज करते हैं हमारे पास एक बीकर है, उसमें क्या है, आइस क्यूब, और यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? अब डियर, अगर हम यहाँ पे हीट ऐड करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हीट ऐड कर दूँ, हम क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं, तो फिर क्या होगा डियर? ये जो आइस है, ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस का प्रोसेस है, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जाम्पल कहेंगे। देखें, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो हीट के ऐड होने से ये जो बर्फ है ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस का प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्योंकि आइस कन्वर्ट हो रही है इनटू वाटर। लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना। देखते नहीं हैं आप, जब आप बर्फ जो है वो शॉपर में लेके आते हैं, तो जब उसके अंदर थोड़ी बहुत हीट गर्मियों में ऐड हो रही होती है तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट वहाँ पे चेंज हो जाता है? नहीं। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर तो सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन वो जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो रही है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस का जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो रही है डियर स्टूडेंट्स किस में, वाटर में। अब यहाँ से फिर अगली कहानी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी एग्जांपल होगी किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। कि अगर आप एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सपोज करते हैं आपने यहाँ पे आग लगा रखी है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस टेम्परेचर में ये जो वाटर है ये गैसेस सिस्टम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भाप स्टीम बन के ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब ये वाटर जो है अभी यहाँ पे गैसेस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर की एग्जांपल है, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कह लें, बॉइलिंग ऑफ वाटर कह लें एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से तो आपको डेफिनेशन और डायग्राम से थोड़ी बहुत समझ आ गई है। इसके अलावा ना आप आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिर्फ 7 बातें याद रखेंगे, ये वाले।
फिर हम अगले प्रोसेस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फिर सबसे पहले अब ज़रा आपके काम की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, सिर्फ यही बात, यही टेबल याद कर लें तो बहुत है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले आपको कंडीशन का पता होना चाहिए। कंडीशन, तो कंडीशन आपको डेफिनेशन में नज़र नहीं आ रही, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो कंडीशन में फिर क्या मेंशन करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या रहे, टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहे। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं आपसे पूछूं चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या होगा? जीरो, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स आप एक बात और भी जानते हैं क्या, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ऐसी है ना, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अब चेंज इन टेम्परेचर देखें जीरो है, तो मैं आपसे पूछूं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या होगी? वो भी डियर स्टूडेंट्स जीरो होगी। क्लियर? अब ये पहला पॉइंट आपने याद रख लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन आपको पता हो, वो कंडीशन ये है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। दूसरे नंबर पे आप याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में? तो फर्स्ट लॉ क्या है? Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क है, डेल Q इंटरनल एनर्जी है, Q क्या है? हीट है। कुछ बुक में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू भी लिखा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। अब इसमें हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। तो इस इक्वेशन के अंदर जब आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी देखें क्या है? जीरो, तो यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो पीछे Q जो है वो वर्क के इक्वल आ जाएगा, तो टोटल हीट जो है वो वर्क के इक्वल होगी। तो फिर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स चाहे आप डेल Q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू लिखें या Q इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखें, तो ये एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और या फिर आप दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन दूसरे नंबर पे बन सकती है, माइनस का Q इज इक्वल टू माइनस का W। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या ये वाली या ये वाली। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि भाई हीट पॉजिटिव, हीट पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ, हीट पॉजिटिव का मतलब हीट सिस्टम में ऐड हो रही है, और अगर सिस्टम में हीट ऐड हो रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग हो रहा होगा, तो वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये देखिए हीट सिस्टम में ऐड हो रही है, वर्क क्या है? पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस कौन सा बन जाएगा? ये प्रोसेस बन जाएगा जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है ना, ठीक है, एक्सपेंशन। और इधर देखें हीट नेगेटिव, वर्क है नेगेटिव। हीट नेगेटिव का मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, वर्क नेगेटिव का मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम बाय इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये प्रोसेस बन जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ठीक है जी। अब इन दोनों प्रोसेस को ना थोड़ा सा हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। अब होगा क्या कि इस पूरे सिस्टम को याद रखिएगा, नीचे वाली जो लेयर है ना ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, और इस सिस्टम को हमने उठाया और हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर पे रख दिया, यानी कि एक ऐसा सोर्स है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा है। इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? इनफिनाइट, कि अगर इसमें से थोड़ी बहुत हीट निकल भी जाए तो पीछे कोई टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ने लगा, ठीक है। तो अब इस सोर्स पे हमने सिस्टम को रख देना है, तो फिर क्या होगा? हीट जो है वो सिस्टम में ऐड होगी, जाहिर सी बात है यहाँ से हीट जो है वो सिस्टम में क्या होगी? ऐड होगी। अब जब सिस्टम में हीट ऐड होती है तो साइन पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, तो ये देख रहे हैं हीट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जब हीट ऐड होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए हमें, उसको तो हमने कांस्टेंट रखना है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब क्या होगा? इसका मतलब वो जो हीट ऐड हुई है ना यहाँ पे, ये किसी तरह से किसी और काम में यूज हो जाए ताकि वहाँ पे टेम्परेचर पे फर्क ना पड़े। तो फिर ये कहाँ पे यूज होगी? तो जो डिफरेंस यहाँ पे हीट ऐड हुई है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, तो वो इंटरनल एनर्जी कहाँ पे यूज होगी? तो डिफरेंस वो यहाँ पे यूज होगी वर्क डन में, यानी कि ये पिस्टन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करेगा। जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब बाय द सिस्टम वर्क यहाँ पे हो रहा है ऑन इट्स सराउंडिंग, तो वो जो हीट ऐड होगी वो यहाँ पे यूज हो रही होगी, यानी कि पिस्टन को ऊपर मूव कराने में यूज हो रही होगी।
तो इसके मुताबिक फिर वर्क यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखें हीट भी पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव, तो ये आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बन जाएगी। क्लियर है जी। अब देखें माइनस क्यू माइनस का डब्ल्यू, इसका मतलब माइनस डब्ल्यू का मतलब है सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके लिए डायग्राम ये देखें, इस पूरे सिस्टम को उठाएं और आप यहाँ पे रखें, ये भी सोर्स ही है लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे आपके पास सिंक सोर्स होता है, ठीक है। तो उस तरह का समझ लें, लो टेम्परेचर रेजरवायर। जब आप इसके ऊपर पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, अब आप करेंगे यहाँ से वर्क, यानी कि इस पिस्टन पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको दबाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम। जब ऑन सिस्टम करेंगे तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अब ये पिस्टन आएगा नीचे, जब पिस्टन नीचे आएगा गैस हो जाएगी कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तब भी नुकसान, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब अब यहाँ पे जब हमने इसको LTR पे रखा होगा तो यहाँ से हीट, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, परफेक्टली कंडक्टिंग लेयर है, तो अब यहाँ से हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। बस ये रिजेक्ट होगी तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे अब क्या हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। जब हीट रिजेक्ट होती है तो फिर उसके साथ साइन क्या आता है, नेगेटिव। सही है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अब ये यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्क भी नेगेटिव, हीट भी नेगेटिव, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दो प्रोसेस की समझ होनी चाहिए आपको, और यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अब आते हैं तीसरी चीज, देखते हैं पीवी डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस की आपसे पीवी डायग्राम पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, इसका ग्राफ आपको पता हो। तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्रेशर को लिया हुआ है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने वॉल्यूम को मेंशन किया हुआ है। तो इसकी जो कर्व आती है डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ आता है, वो आपके पास कुछ इस तरह से आता है, ये ठीक है जी। इसको 1 वाला पॉइंट नाम देते हैं और इसको 2 का पॉइंट देते हैं, या इनिशियल और फाइनल भी कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास कर्व है ना, ये आपके पास पीवी डायग्राम है आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब ज़रा इसमें गौर करें, देखें यहाँ पे सपोज करें इस पॉइंट पे इनिशियली हमारे पास प्रेशर क्या है, P1, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1। ज़रा गौर करना है, इस पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर क्या है, P2, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वो है जी V2। सही है। तो देखें जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। देखें ना, प्रेशर कम होता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। फिर से सुन लें, प्रेशर क्या हो रहा है, कम, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन है इनवर्स प्रेशर और वॉल्यूम का। तो फिर कुछ याद आया, बॉयल्स लॉ पीछे पढ़ के आ रहे हैं, टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन बनाता है। तो पीवी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कह सकता हूँ ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसको लिख लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ की। ठीक है जी, इस पॉइंट को नोट कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि इस पॉइंट 1 पे ना जो प्रेशर की वैल्यू है वो है 10, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो है 1, ठीक। इस पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है सपोज करें वो है 5, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो है 2। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता। देखें इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 10 और वॉल्यूम कितना है 1। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यानी कि इसी इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं ना, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखें P1 कितना है 10, V1 कितना है 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर आया 10। इधर से देखें P2 पे प्रेशर कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 2, तो 5 2 दा 10, तो इसका मतलब 10 10 के बराबर आ रहा है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप चाहे ये इक्वेशन लिखें या फिर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूं भी लिख सकते हैं कि जो पीवी का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा इस तरह से। तो ये आपके पास नंबर 4 पे पॉइंट बन जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन अप्लाई होगी। ठीक है जी। तो ग्राफ आपके पास आ गया, कंडीशन आ गई, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ गई और इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई। अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, ये जो कर्व है ना, कर्व, इस कर्व को आप कहते हैं आइसोथर्म, यानी कि पीवी डायग्राम जो आइसोथर्मल प्रोसेस की है उस कर्व का नाम क्या है, आइसोथर्म। इस पीवी डायग्राम
इस कर्व को आइसोथर्म का नाम देते हैं। क्लियर। अब आ जाए स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्लोप निकालें। अब देखें जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप को चेक करना चाहें, तवज्जो, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रा करें तो ये लाइन है, इसका मतलब स्लोप मैक्सिमम। इस पॉइंट पे स्लोप देखें थोड़ा सा कम हो गया, इस पॉइंट पे आएंगे स्लोप और कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएंगे स्लोप जीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ग्रेजुअली स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो फिर यहाँ पे स्लोप ऑफ पीवी कर्व में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो है स्लोप वो डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली कह लें, या फिर आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लें, ज़्यादा बेहतर है, स्टेडीली। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्लोप होगा। लास्ट में डिफरेंस यहाँ से ना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी जा सकती है। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है C = Q / M × डेल्टा T। अब देखें आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा T क्या है, जीरो। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे जीरो, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई, आंसर जीरो। तो समथिंग ओवर जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगी आइसोथर्मल प्रोसेस की वो क्या होगी, इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा गया है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट आइसोथर्मल के एग्जांपल। तो एग्जांपल हम पहले ही यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, वही आप यहाँ पे लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप अलग अलग मेंशन करते हैं भाई मेल्टिंग प्रोसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग प्रोसेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल बन जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब जाके आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जितनी बातें आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताई है ना, ये सारी आसान है, एमसीक्यूज हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब चलते हैं एडिया। अब थोड़ा सा हम स्पीड लगाते हैं, अब आसान हो जाएगा, जल्दी एंड हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी यही तरतीब रखेंगे। एक आपको आइसोथर्मल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया ना। अब आप एडियाबैटिक की सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या करेंगे, द प्रोसेस इन विच हीट ऑफ सिस्टम, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो हीट ऐड हो सकती है ना ही वहाँ से लीव हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कंडीशन क्या होगी कि हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डेफिनेशन करना चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ पे हीट लिख देंगे, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई चेंज इन हीट क्या हो जाएगा फिर, अगर हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट जीरो। ये कंडीशन बन गई, आसान है ना। अब देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन है Q = del U + W। भाई Q क्या है, कांस्टेंट, चेंज इन हीट क्या है, जीरो। डायरेक्ट आप हीट भी जीरो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप del Q लिखें, आपकी मर्जी है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया del Q की जगह जीरो, आगे ये del U एज इट इज और वर्क भी एज इट इज। तो ये बन गई फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एडियाबैटिक की इक्वेशन। अब इसमें देखें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो del U इस तरफ आ सकता है या W इस तरफ आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगर del U को इस तरफ ले आए तो वो माइनस का हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी वर्क = माइनस का del U। अगर वर्क को इस तरफ लेके आते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वर्क = del U बन जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, तो दो ही प्रोसेस है ना। देखें एडियाबैटिक की भी दो ही प्रोसेस, वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, तो ये बन जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और अगर यहाँ पे देखें वर्क क्या है, नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब डिफरेंस अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वर्क नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का केस है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। जिस तरह आइसोथर्मल में दोनों प्रोसेस डिस्कस किए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी दोनों प्रोसेस किसके होंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के होंगे। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चलते हैं कि अगर आपके पास ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट याद रखना होगा, पीवी डायग्राम। इसको ज़्यादा आगे डायग्राम के तरफ नहीं लेके जाना, आपने लेंथी हो जाएगा, बस आपने यहाँ पे एक को अच्छे तरीके से कर लिया, अब आप सिर्फ कंपैरिजन करते जाएं। तो अब हम देखते हैं पीवी डायग्राम एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, याद रखिएगा। तो इसमें जो आइसोथर्मल में कर्व बनती है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो कर्व है वो क्या है, स्लो, और यहाँ पे क्या है, फास्ट प्रोसेस की वजह से
कर्व जो है, ग्राफ जो है वो थोड़ा सा स्टीपर है, तो फिर ये आपके पास ग्राफ बनेगा। ये ठीक है। अब ये क्या है, एडियाबैट। इस कर्व को क्या बोलते हैं, एडियाबैट। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके भी वही पॉइंट्स मेंशन कर लें। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, V1, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, V2। सेम सिचुएशन चलेगी। इसमें जो आपके पास इक्वेशन रहेगी वो इक्वेशन रहेगी, देखिए अभी भी वही है, P और V का प्रोडक्ट ही है, ये कांस्टेंट के इक्वली रहेगा, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक निशानी आप यूज करेंगे और वो क्या है, गैमा। तो V के ऊपर आप गैमा पुट करेंगे। अब गैमा है क्या, गैमा बेसिकली डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये है इट इज द रेशियो ऑफ Cp ओवर Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो PV की गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लो जी, ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर इक्वेशन रहेगी, ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर है जी। अब यहाँ से MCQ और भी बनते जा रहे हैं, वो मैं एंड पे बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पे भी फिलहाल आप देखें कि ये थोड़ी सी कर्व क्या है, स्टीपर है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आ जाए स्लोप ऑफ PV कर्व। तो इस कर्व का स्लोप है क्या, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है ना। यानी कि अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो M इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, P, तो ये बन जाएगा डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V। सही है, ये स्लोप आ गया। अब यहाँ पे स्लोप देखते हैं, भाई उसी तरह का आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखें, स्लो प्रोसेस था, यहाँ पे फास्ट प्रोसेस है, तो थोड़ी सी कर्व क्या है, स्टीपर। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी स्लोप हमारा डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन शार्पली। ठीक है, यहाँ पे देखें स्लोप ज़्यादा, इस पॉइंट पे आएंगे स्लोप थोड़ा कम, इस पॉइंट पे आएंगे थोड़ा और कम, यहाँ पे आएंगे फिर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। मतलब डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे शार्पली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्टेडीली डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी स्पेसिफिक हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट क्या रहती है, फिर से वही फार्मूला, C इज इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा टी। अब देखें एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन हीट क्या है, जीरो। तो यहाँ पे जो Q है ना, इसको चाहे आप डेल्टा Q लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ बुक में डेल्टा Q लिखा हुआ है, कुछ में Q लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। तो अब ये डेल्टा Q क्या हो गया, जीरो। तो जीरो ओवर समथिंग, आंसर जीरो, तो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस में, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे C क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। और एग्जाम्पल क्या देंगे, बेस्ट ऑफ टायर। ठीक है, अचानक जो टायर फट जाता है, क्या आपने हीट दी थी, नहीं ना, ठीक है, तो वो आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको याद होगा जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ रहे थे कि साउंड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे लैपलेस के अकॉर्डिंग और न्यूटन के अकॉर्डिंग आपको बड़ी डिस्कशन बताई थी। तो लैपलेस की जो करेक्शन थी वो बेसिकली क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की तरतीब चल रही होती है, तो जब कंप्रेशन आती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जब रेयर फ्रैक्शन आती है तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन टेम्परेचर क्या कर रहता है, कंपनसेट कर रहा होता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। बात याद है। तो न्यूटन यहाँ छोटी सी गलती कर रहा था, लेकिन लैपलेस ने बताया कि भाई जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, जो इतना फास्ट प्रोसेस होता है, इतना रैपिडली प्रोसेस होता है कि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाती, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए टाइम चाहिए, और ये तो बहुत तेज प्रोसेस है, तो यहाँ हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही। तो कंप्रेशन की हीट कंप्रेशन में ही कन्फाइंड रहती है, और रेयर फ्रैक्शन की जो हीट है वो रेयर फ्रैक्शन में ही रह जाती है। तो इस तरह हीट क्या रहती है, कन्फाइंड, कांस्टेंट रहती है। तो ये देखें हीट क्या रह रही है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये एग्जांपल भी आप मेंशन कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, या इसके अलावा भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं। तो 3 आपको एग्जांपल दिए, 1-2 याद रख लें, बहुत है। अब आइए आइसोबैरिक प्रोसेस की तरफ। अब ज़रा स्पीड और ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगने लग गई है ना, पता लग गया कि भी क्या तरतीब चल रही है। तो आइसोबैरिक बार से याद रख लें, प्रेशर का यूनिट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ की तरफ आएंगे, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है किसके इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं जी डब्ल्यू, वर्क पीछे पढ़ के नहीं आ रहे, तो वो होता है P इंटू डेल्टा वी। तो P इंटू जब डेल्टा वी होता है तो यहाँ पे देखें प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है,
तो इस पे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज ये इक्वेशन आ जाएगी। अब पीवी डायग्राम देखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पे आपके पास ये प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन क्या रहेगी, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तो V अपनी जगह पे T को इधर ले आए, और ये P प्रेशर कांस्टेंट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एन आर डिवाइड बाय P। अब ये सारी चीज क्या है, कांस्टेंट, तो V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ नहीं आई, ठीक है, बोले ना सर जी कैसे बोले, वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। स्लोप, तो स्लोप डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। अगर निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं भाई, डेल्टा P ओवर डेल्टा V है ना, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर क्या है, 0, तो 0 ओवर समथिंग, आंसर 0। तो याद रखिएगा स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक हीट। तो डियर स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो स्पेसिफिक हीट रहेगी वो रहेगी C इज इक्वल टू CP के बराबर आ जाएगा, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होगी। ठीक, एग्जांपल क्या देंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं जी आइसोकोरिक प्रोसेस की तरफ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बस ये 2-3 मिनट और चाहिए आपके। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, और वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वर्क होता है P इंटू डेल्टा वी। भाई डेल्टा वी में चेंज क्या आ रहा है, 0। तो जब डेल्टा वी 0 0 को P से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो डेल्टा Q, मैं फिर से कह रहा हूँ डेल Q लिखे या Q लिखे की बात है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। W क्या हो गया है, 0, तो ये 0 आ गया। तो डेल Q किसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी आइसोकोरिक प्रोसेस में। पीवी डायग्राम, भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, भाई एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। देखें अब प्रेशर तो चेंज हो रहा है, प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम इस पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफिनाइट। याद रखिएगा, देखें ना इस लाइन के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ढलवान जिसकी ज्यादा हो उसका स्लोप ज्यादा होता है। मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि चढ़ो इस दीवार पे, चढ़ जाओगे, नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो स्लोप इस लाइन का क्या है, ज्यादा। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो अब जरा पहले स्लोप को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, तो इसके लिए भी सेम इसी तरतीब से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहां से आप देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P अपनी जगह पे, T इधर आ जाएगा और V उधर चला जाएगा, तो एन आर ओवर V सारा कांस्टेंट है, तो P ओवर T क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यही इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं स्लोप की। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इनफिनाइट। सही है ना, ये इनफिनाइट आ जाएगा। कैलकुलेट करना चाहे तब भी कर सकते हैं। भाई देखो डेल्टा P और डेल्टा V है ना, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा। और स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू CV आ जाएगा, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा CV के इक्वल। लास्ट में फिर एग्जांपल मेंशन कर दें। देखें इस तरह से ना आपने 4 प्रोसेस को एंड कर लिया, यही आप बस टेबल याद रख लें, बहुत है। अब लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो भी यहाँ पे एक नज़र देख लें, बस आपको तैयार हो जाएंगे। रिमेंबर, याद रखिएगा, इफ अ गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड आइडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम VI टू VF देन, यानी कि इनिशियल टू फाइनल। तो बेसिकली आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में हम इन 3 चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए देखना चाह रहे हैं कि भाई इनिशियल टू फाइनल वर्क किस केस में ज़्यादा रहेगा, प्रेशर किस केस में ज़्यादा रहेगा, फाइनल,
और फाइनल टेम्परेचर किस केस में ज़्यादा रहेगा। तो फिर यहाँ पे याद रख लें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क रहेगा वो एडियाबैटिक के वर्क से क्या होगा, ग्रेटर। इसी तरह से आइसोथर्मल के केस में जो प्रेशर होगा फाइनल वो भी क्या रहेगा, एडियाबैटिक से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखें ना, यहाँ पे बता देता हूँ, आइसोथर्मल में प्रेशर फाइनल क्या रहेगा, ग्रेटर। देखें आइसोथर्मल की ये कर्व है, ये है फाइनल प्रेशर, यहाँ पे आ रहा है, और एडियाबैटिक में देखें तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो देखें किसका ग्रेटर है, ये प्रेशर इतना है और ये प्रेशर इतना है, तो आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है इससे। बात समझ आई। इस तरह वर्क का भी बताता हूँ, और टेम्परेचर भी, वो तो आपको पता है, प्रेशर जब ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी इस केस में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब आइसोथर्मल का वर्क कैसे ज़्यादा है, देखें आप बेसिकली यहाँ पे एरिया निकालें, पीवी डायग्राम का एरिया निकालें। ठीक है, एरिया यहाँ पे अगर निकालेंगे तो आपको वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, भाई वर्क ही दे रहा होगा ना, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे निकाल लें, यहाँ पे निकाल लें, जिधर मर्जी निकाल लें, तो P इंटू डेल्टा V क्या है, वर्क है। तो फिर आप क्या करें, इसका भी एरिया निकालें। ये देखें, ये हम एरिया निकाल लेते हैं, इसको मैं ज़रा शेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इतना एरिया आ रहा है, और इसका भी ज़रा एरिया निकालें। ये देखें, इसको भी मैं शेड कर देता हूँ। अब मुझे बताएं इन दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना एरिया, तो फिर जिसका एरिया ज़्यादा उसी का वर्क ज़्यादा, क्योंकि एरिया वर्क की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्लियर। और भी बहुत सारे MCQs हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के, लेकिन वो फिर हमारा लेक्चर MD-CAT की तरफ चला जाएगा। अगर किसी ने देखने हो वो सारे MCQs, तो MD-CAT की प्लेलिस्ट में जाए, चैप्टर 11 की ही तरफ। तो उसके पहले लेक्चर में अगर लास्ट 20 मिनट्स की वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फ़ायदा होगा।